नमस्कार पेंशन धारकों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद पेंशन को लेकर तमाम बड़ी तरह की हलचलें तेज हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली के अंदर यहां पर पेंशन धारकों ने जो आंदोलन किया था और उस आंदोलन को रोकने में जो मुख्य भूमिका रही थी वो रही थी दोस्तों यहां पर श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की, जिनके कहने पर दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में हो रहा अनशन, दिल्ली में हो रहा जो प्रदर्शन था वो रोक दिया गया था। तो आखिरकार दोस्तों प्रदर्शन रुके हुए काफी समय हो चुका है और दोस्तों आखिर प्रदर्शन क्यों रुका, साथ ही साथ आपकी कौन सी मांगे मंजूर होने वाली है और पेंशन से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम इस वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। आप सभी को आज की तमाम पेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ साथ दिल्ली आंदोलन के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि संसद में एक बार फिर से आप सभी पेंशन धारकों की मांगों को लेकर क्या हुआ और वित्त मंत्री ने एक बड़ी अपडेट जारी की है आप सभी की पेंशन को लेकर, वह भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाली हैं। इसलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, जिससे दोस्तों मैं आपको विस्तार से बता पाऊं कि आज की दोस्तों पेंशन पर क्या क्या बड़ी खबरें सामने आ चुकी है। सबसे पहले दोस्तों हम दिल्ली आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। आप दोस्तों जानते होंगे कि दिल्ली में पिछले ही कुछ दिनों के अंदर बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन, बहुत ही बड़ी रैली यहाँ पर रामलीला मैदान में हुई, जिसके बाद श्रृंखलाबंद अनशन जो था वो जंतर मंतर पर शुरू कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद श्रृंखलाबंद अनशन को समाप्त कर दिया गया, यानी कि कुछ समय के लिए रोक दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा होने का मुख्य कारण था दोस्तों कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह राजावत और साथ ही साथ श्रम मंत्री, रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हुई मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर मीटिंग के दौरान कहा था वीरेंद्र सिंह राजावत और कमांडर अशोक रावत को कि आप हैं जो ये आंदोलन अनशन जो चल रहा है इन्हें समाप्त कर दीजिए। हम आपकी तमाम मांगों को लेकर आप सभी को आश्वासन देते हैं कि जल्द ही आपकी मांगें पूरी करवाई जाएगी। तो इनमें दोस्तों भूपेंद्र यादव ने आश्वासन ये दिया कि हमने यहाँ पर जो है वित्त मंत्रालय को नोटिस भेजा है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय को जो है वो हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और वित्त मंत्रालय इस पर एक्शन लेने वाला है, क्योंकि पेंशन का बजट भी वित्त मंत्रालय को ही जारी करना होता है। इसलिए यहाँ पर वित्त मंत्रालय से हम सिफारिश करेंगे कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगे पूरी करें। लेकिन जब कमांडर अशोक रावत ने कहा कि हमें सर आप लिखित तौर पर कुछ ऐसा लिख के दें जिससे सभी पेंशन धारकों को विश्वास हो सके कि आखिर हमारी मांगों को लेकर क्या हुआ है, तो यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि अगर हमने ऐसा किया तो कमांडर साहब आप ये जो मांग कर रहे हैं ये मांग के रास्ते आपके बंद हो सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आप सभी की जो मांगे हैं वो मंजूर करवाने के लिए यहाँ पर साथ हूँ, आप सभी के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ हूँ। तो इन चर्चा के बाद था जो दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन हो रहा था वो प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर कमांडर अशोक रावत ने दिल्ली जो आंदोलन था, जो प्रदर्शन था वो समाप्त करने के बाद आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी घोषणा की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि हम ये जो आंदोलन है ये समाप्त नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। और वह समय भी दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर कमांडर अशोक रावत ने स्पष्ट कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि आने वाली 31 तारीख तक, यानी कि 31 दिसंबर तक सरकार को हमने टाइम दिया है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आग्रह पर हमने उन्हें टाइम दिया है कि अगर 31 दिसंबर तक हमारी मांगे मंजूर होती है या फिर पेंशन धारकों के लिए कोई काम हो रहा होता है तो ठीक है, लेकिन अगर 31 दिसंबर तक हमारा काम नहीं हुआ तो फिर से हम आंदोलन जारी रखेंगे और इस बार का आंदोलन करो या फिर मरो वाला आंदोलन होगा। ये सभी पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए कमांडर अशोक रावत ने जब यहाँ पर आंदोलन की समाप्ति की ओर जा रहा था, आंदोलन को रोका जा रहा था, तब यहाँ पर पेंशन धारकों को संबोधन दिया था। लेकिन इसके बाद दोस्तों काफी टाइम हो चुका है, यहाँ पर 5 से 6 दिन आंदोलन समाप्त हो चुका है, बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पेंशन को लेकर कोई बड़ी खबर नहीं आई। तो इसको लेकर एक बार फिर से कमांडर अशोक रावत ने सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी सूचना जारी की है। जी हाँ दोस्तों, इस बड़ी सूचना के तहत एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुखिया और साथ ही साथ कुछ ऐसे ग्रुप थे जिनमें ये सूचना बताई जा रही है, जिनके तहत कहा यह गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों के लिए हमने श्रम मंत्री को यहाँ पर 31 दिसंबर तक का टाइम दे दिया है। लेकिन अगर 31 दिसंबर तक पेंशन धारकों की कोई भी मांग मंजूर नहीं होती है तो पेंशन धारकों से मैं कमांडर अशोक रावत एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति का अध्यक्ष होने के नाते ये आह्वान करता हूं कि आप सभी 31 दिसंबर के बाद फिर से जनवरी 2024 में आंदोलन करने के लिए यथावत स्थान दिल्ली के अंदर पहुंचे। आप सभी के लिए ऐसा आंदोलन, यहाँ पर आप सभी के लिए ऐसा आह्वान कमांडर अशोक रावत ने किया। कमांडर अशोक रावत ने पेंशन की तमाम मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसके अंदर ये निर्णय तमाम जो पेंशन धारकों के संगठन है उनके द्वारा लिया गया, जिसमें दोस्तों पेंशन के लिए 2 मुख्य विभाग को भी चुना गया, सुरक्षा विभाग, साथ ही साथ वे विभाग को चुना गया और इसे टारगेट करते हुए ये जो पेंशन की बातें हैं इसको लेकर रखा गया। वहीं दोस्तों वित्त मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जब ज्ञापन सौंपा गया तो उन्होंने भी दोस्तों आश्वासन दिया है कि आपका काम होने वाला है।
तो दोस्तों जो मोदी सरकार पहले बिल्कुल पेंशन पर मना कर रही थी, एकदम स्पष्ट तरीके से ना दे रही थी, मना कर रही थी, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर विपक्ष जो है उन्होंने दोस्तों मोदी सरकार की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ा दी है। विपक्ष के कारण ही अब दोस्तों मोदी सरकार भी पुरानी पेंशन पर झुकने लगी है, साथ ही साथ अन्य बातें भी कर रही है। दोस्तों कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी को ओपीएस पर आने के लिए भी मजबूर किया है, ये भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कैसे मजबूर किया है चलिए ये भी बताते हैं। तो दोस्तों कांग्रेस ने ओपीएस पर बीजेपी को लाने के लिए मजबूर इसलिए किया था क्योंकि लगातार कांग्रेस जिन भी राज्यों में जा रही है वादे यही कर रही है कि हम फिर से ओपीएस लाएंगे, और इसी मुद्दे पर एक बार फिर से न्यूज 24 की एक डिबेट पैनल ने चर्चा की गई, जिसमें दोस्तों यहाँ पर विश्वास पाठक शामिल थे, आलोक शर्मा थे, विजय कुमार बंधु और इनके साथ साथ 3 मुख्य विश्लेषक मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर एडिटर से संवाद किया और बड़ी डिबेट यहाँ पर की गई। बड़ी डिबेट में आप सभी के लिए चयन मंथन विचार किया गया, यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ जो भी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं उनके लिए अब मोदी सरकार कुछ न कुछ सोच रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस या फिर कोई भी विपक्ष हो उन्होंने सीधा ही मोदी सरकार को, यहाँ पर बीजेपी सरकार को ओपीएस के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और दोस्तों 2024 का चुनाव जो है वो नजदीक आ रहा है, इसी को देखते हुए अब मोदी सरकार आप सभी के लिए बड़े ऐलान भी कर सकती है, लेकिन मोदी सरकार आने वाले समय में क्या कदम लेगी इसका अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण रूप से सामने नहीं आया है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री की यहाँ पर आप सभी के लिए आंखें खोल दी जा चुकी है और संसद के अंदर बड़ी बहस यहाँ पर आप सभी की पेंशन को लेकर हुई है। तो संसद के अंदर क्या बहस हुई चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आप सभी जानते होंगे एआईएमए के सांसद इम्तियाज जलील फसाद लगातार आप सभी की पेंशन की मांगों को लेकर संसद में एक्टिव रहते हैं। संसद में आपने उन्हें बोलते सुना होगा। आप सभी की पेंशन की मांगे, तमाम जो मांगे थी वो इम्तियाज जलील फसाद ने एक बार फिर से यहाँ पर संसद के अंदर उठाई और इस बार उन्होंने सीधा टारगेट किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। उन्होंने वित्त मंत्री जी से सीधा सवाल किया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये दुर्दशा है, आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते, आप उनके बारे में, क्योंकि आप अलग अलग तरह के कानून बनाते हैं, अलग अलग तरह के लोक लुभावने वादे करते हैं, अलग अलग तरह की स्कीम लाती है, लेकिन जिन्हें यहाँ पर देश ने बनाने में यहाँ पर खास योगदान दिया है, जो पेंशन धारक आज बने हुए हैं, पहले कर्मचारी थे, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, किसी जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब अपने खून पसीने से कमाई से यहाँ कंट्रीब्यूशन किया है, इस देश को बनाने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप उनके बारे में क्यों सोच नहीं रही है। और जब यहाँ पर राज्य सरकार भी आप सभी से एनपीएस का जमा जो कॉर्पस मांग रही है, तभी आप यहाँ पर पीएफआरडीए का एक्ट अड़ा देते हैं और बता देते हैं, साफ मना कर देते हैं कि पीएफआरडीए के एक्ट के तहत ये कोई प्रावधान नहीं है कि राज्यों को पुनः फिर से राशि जो है एनपीएस के तहत लौटाई जाएगी। इस पर यहाँ पर जवाब मांगा गया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है कि तमाम मांगों को लेकर हमने अलग अलग कमेटियां गठित कर रखी है। हाल फिलहाल में कमेटियों की रिपोर्ट आने वाली है और कमेटी की रिपोर्ट के बाद आप सभी के सवालों का जवाब मिल जाएगा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हम ये भरोसा देते हैं कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मोदी सरकार जल्द से जल्द बड़ा ऐलान करेगी। मैं वित्त मंत्री होने के नाते यहाँ पर वित्त विभाग के अंडर में काम कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर वित्त विभाग के अंडर में जो भी काम होगा, पेंशन बजट से रिलेटेड जो भी काम होगा, मैं पर्सनली तौर पर सभी पेंशन धारकों का काम करने की कोशिश करूंगी। ये दोस्तों आज यहाँ पर संसद की लाइव प्रसारण में हुआ था, जिन्होंने दोस्तों निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर जवाब आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दिया है। तो दोस्तों 2024 के चुनाव को नजदीक देखते हुए अब बीजेपी सरकार भी आप सभी की ईपीएस पेंशन पर बोलने लगी है। इसे दोस्तों एक ही साफ बात नजर आ रही है कि 2024 चुनाव पहले अगर मोदी सरकार पेंशन पर कोई फैसला लेती है तो पेंशन धारकों का वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन अगर मोदी सरकार पेंशन पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर पेंशन धारक वोट फॉर ओपीएस करेंगे या फिर जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा, इस थीम पर वोट करेंगे। दोस्तों क्या मोदी सरकार काम करने वाली है? क्या मोदी सरकार आप सभी की ईपीएस की पेंशन की मांगे जो है वो मंजूर करने वाली है या नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं और आपको हाल फिलहाल में कितनी पेंशन मिल रही है, ये दोस्तों हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।